पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि आपको पता है मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूल के साथ। डिफाइन करते हैं पहले मॉलिक्यूल को कि हमने मॉलिक्यूल कहा किसे है। वैसे आप सबको पता है मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, किसी भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस है या फिर कंपाउंड है, उसकी जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होगी, जो बेसिक यूनिट होगी किसकी, कंपाउंड की या सब्सटेंस की, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने बताया था कि एलिमेंट जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटम की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरीके से कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो उसके मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होंगी। तो यानी जिस तरीके से एक एलिमेंट के लिए एक एटम है, उसी तरीके से एक कंपाउंड के लिए एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल को आप डिफाइन करते हैं। तो अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स combined chemically। अब मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप, मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप किसका, एटम्स का। कितने एटम्स का, दो या दो से ज्यादा एटम्स का एक ग्रुप है, जो कि क्या है, एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड है, केमिकल बॉन्ड्स बने हुए हैं, केमिकली कंबाइन किया गया उनको। दो एटम्स के बीच में कोई रिएक्शन करवाई हमने और तब क्या हुआ, वो केमिकली कंबाइन हो गए, तब क्या बना, हमारा एक मॉलिक्यूल बना। इसके एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, हमारा H2 मॉलिक्यूल, O2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे क्या है, मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं H2 जो मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, हमारे दो हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स इसमें केमिकली कंबाइन हुए हैं, तो वो क्या बने, H2 का मॉलिक्यूल। अब जो हाइड्रोजन हमारी गैस होगी, वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगी, जो कंपाउंड फॉर्म में वो शो करेगी हमारी प्रॉपर्टी किसकी, ये हाइड्रोजन जो H2 मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होंगी। इसी तरीके से हमारा एक और मॉलिक्यूल होता है H2O। वाटर जो है हमारा कंपाउंड है, तो उसके फंक्शनल क्या होगा, बेसिक यूनिट क्या होगी उसकी, मॉलिक्यूल होगी। कौन सा, हमारा H2O का मॉलिक्यूल। और O2 हमारा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का, CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हो गई, नोट कर लीजिए इसे। अब इसके बाद एक और इससे भी ज्यादा डिटेल्ड डेफिनेशन मैं लिखता हूं, जिसमें हम थोड़े और पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो एक और तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन तो सबसे सिंपल और बेसिक है। अब हम थोड़ी इसकी एक और एडवांस डेफिनेशन को देखते हैं, जो कि थोड़े और ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगी हमको। तो देखते हैं, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस which shows properties of that substance and, ये वाला पॉइंट अब मैं जो लिखने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, and can exist freely in nature। इसमें इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है या फिर पार्ट है किसका, किसी भी सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस हो सकता है, गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई सा भी सब्सटेंस हो, हमारा कोई भी मैटर हो, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट which shows properties of that substance, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करे वो, और क्या हो, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सके, जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में एग्जिस्ट कर सके। जैसे कि मैंने बताया था एटम्स के बारे में, एटम्स क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं। कुछ एलिमेंट्स के एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक दूसरे से रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो यानी वो एटम तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा फ्रीली, वो तो रिएक्ट कर जाता है जैसे हम उसको फ्री छोड़ते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, जब वो मॉलिक्यूल बन गया,
अब वो मॉलिक्यूल बन के वो स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो वो क्या करेगा, वो नेचुरल जिस मॉलिक्यूल की स्टेट में वो एग्जिस्ट करेगा, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, उसको हमें कोई भी अलग से उसको नहीं कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, वो फ्रीली जैसा है एग्जिस्ट वैसे ही करेगा। और क्या करे, प्रॉपर्टीज करे, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करे। और ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल जो हो उसकी प्रॉपर्टीज जिन एटम से वो मिलके बना है उनसे टोटली डिफरेंट हो, ये भी मैं पहले बता चुका हूं। ऐसा भी हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल है वो जिन एटम्स से मिलके बना है उन एटम्स से टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करे। जैसे कि अगर इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हमारा ऑक्सीजन, आपने अगर 8th क्लास में कंबशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कंबशन जब होता है बर्निंग, तो बर्निंग में हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है ऑक्सीजन? क्योंकि बर्निंग के लिए जरूरत होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न होती है। किसी भी चीज को अगर हमें जलाना है तो वहां पे ऑक्सीजन होना जरूरी है, नहीं तो वो बर्न हम उसे नहीं कर सकते। और हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन एक बेस्ट, हमारा यूनिवर्स का बेस्ट फ्यूल है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो है इस यूनिवर्स में वो हमारे हाइड्रोजन की है। कैलोरीफिक आपको वैल्यू पता होगा क्या होता है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को बर्न करें तो हमें कितनी एनर्जी मिल रही है। तो यानी हाइड्रोजन को अगर हम बर्न करेंगे तो हमको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है इस यूनिवर्स में। ऑक्सीजन जलने के लिए जरूरी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जलाने के लिए जरूरी है, हाइड्रोजन जलने के लिए जरूरी है। लेकिन इनका जो कंपाउंड बना मिलके हमारा H2O, वाटर जो हमारा बना, आप सबको पता है वाटर जो होता है वो किसी भी आग को बुझा देता है, वाटर आग को बुझा देता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये आग ये जलता था बहुत अच्छे तरीके से, ये जलाने में हेल्प करता था, लेकिन इनका कंपाउंड जो है वो टोटली डिफरेंट, वो क्या करता है इनको बुझा देता है। तो इस तरीके से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके कंस्टिट्यूएंट एटम से टोटली डिफरेंट भी हो सकती हैं। मॉलिक्यूल को हमने डिस्कस कर लिया, अब डिटेल में डेफिनेशन देखनी उसकी। अब बात करते हैं थोड़ी और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर लेना, ये कि मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर जितने हमारे प्रोटॉन्स हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों बराबर प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों जब बराबर क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट चार्ज जो होगा न्यूट्रल होगा वो जीरो होगा। तो अब एक और टर्म समझते हैं, एक और बहुत जरूरी टर्म है इसमें, एटॉमिसिटी। बहुत जरूरी टर्म है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी होती है उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, द नंबर of atoms present in one molecule is called atomicity of that molecule। वो होगी उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या है, हमारे पास CO2 में एक तो हमारे पास कार्बन का एटम प्रेजेंट है और दो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। एक कार्बन एटम प्लस दो ऑक्सीजन एटम, तो इस मॉलिक्यूल की CO2 जो मॉलिक्यूल है इसकी एटॉमिसिटी हमारी कितनी हो गई, सॉरी यहाँ पे दो होगा, दो ऑक्सीजन एटम एक कार्बन एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई हमारी 3। यानी कि इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, सारे एलिमेंट्स को मिला के, सारे एलिमेंट्स को मिला के, कार्बन को भी ऑक्सीजन को भी, सारे एलिमेंट्स को मिला के टोटल एटम्स जितने हमारे हैं वो होगी इसकी एटॉमिसिटी। H2O, H2O में क्या है, दो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, एक हमारे पास ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दो और एक 2 + 1 = 3, यानी इसकी एटॉमिसिटी है 3। इसी तरीके से H2 जो हमारा मॉलिक्यूल है यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2। इसी तरीके से अमोनिया NH3,
NH3 में क्या है, एक हमारे पास नाइट्रोजन का प्रेजेंट है एटम और 3 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई यहाँ पे 4। तो बस हमको क्या करना है, कोई भी मॉलिक्यूल आया हमारे पास, हमने उसके एटम्स को काउंट कर लेना है, उसके एटम्स को काउंट कर लिया, जितने एटम्स होंगे वही होगी उसकी एटॉमिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एटॉमिसिटी के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स को कुछ हम नाम दे देते हैं, पर्टिकुलर नेम दे देते हैं। जैसे कि अगर किसी मॉलिक्यूल की, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसकी एटॉमिसिटी 1 है, एक अगर उसकी एटॉमिसिटी है, तो हम उसको क्या नाम देंगे? अगर एक सिंगल एटम, सॉरी एक सिंगल एटम तो नहीं हो सकता, दो एटम्स हैं, दो एटम्स अगर प्रेजेंट हैं, दो एटम अगर प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या कहेंगे? डायटोमिक। डायटोमिक हम उसको कहेंगे अगर उसमें दो एटम्स प्रेजेंट हैं। तीन एटम्स अगर प्रेजेंट हैं तो ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक हम उसको कहेंगे। अब इसमें बुक्स में एक और टर्म यूज किया जाता है, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक टर्म इसीलिए थोड़ा दिक्कत देता है क्योंकि मोनोएटॉमिक, अब आप खुद समझिए मोनोएटॉमिक का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोनोएटॉमिक है, इसका मतलब क्या है? मोनो मतलब होता है वन, वहां पे क्या है? वन एटम जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, अगर वन एटम प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता, वो मॉलिक्यूल ही नहीं होगा। लेकिन कुछ बुक्स में मोनोएटॉमिक दिया होता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो, आप खुद सोचें कि वहां पे एक एटम अगर है तो वो मॉलिक्यूल किस तरीके से होगा? मॉलिक्यूल कैसे होगा? वो तो एक सिंगल एटम है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ टू और मोर, या तो दो हो या दो से ज्यादा हो। सिंगल एटम के लिए वो मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, वो सिंगल एक पर्टिकुलर एटम होगा। इसीलिए शुरुआत कैसे करते हैं? डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक, जिसमें दो, जिसकी एटॉमिसिटी 2 हो वो डायटोमिक, जिसकी एटॉमिसिटी 3 हो वो ट्राइएटॉमिक। इसी तरीके से कई सारे एटॉमिक, कई सारे एटम्स हो सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक, कई सारे एटम्स जिसमें प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एटॉमिसिटी, जितने एटम्स प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहेंगे? उसकी एटॉमिसिटी, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की। एटॉमिसिटी के बाद अब हम जानते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के बारे में। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का मतलब क्या है? अ मॉलिक्यूल which has two or more, या फिर अ मॉलिक्यूल नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम्स ही लिख देता हूं मैं, अ ग्रुप ऑफ एटम्स which is made of two or more atoms of same element। एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया है इसका पहले ही, H2। H2 में क्या है? दो हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट जो है हमारा, दो हाइड्रोजन के एटम्स ही प्रेजेंट है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट है जो मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है फ्रीली। हाइड्रोजन को अगर हम गैस को, हाइड्रोजन के एक पर्टिकुलर एटम, हाइड्रोजन के कई सारे हमने एटम्स लिए, उनको हमने एक कंटेनर में बंद कर दिया, तो वो हाइड्रोजन एटम्स के तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? आपस में केमिकली कंबाइन हो जाएंगे और H2 का मॉलिक्यूल बना लेंगे। वो इतने रिएक्टिव हैं कि वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? H2 का मॉलिक्यूल बना लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। तब वो स्टेबल होंगे जब वो मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसी तरीके से O2, ऑक्सीजन जो है, इसमें भी क्या है? दो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है और ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीजन जो एलिमेंट है हमारा गैस, उसका ये मॉलिक्यूल है, तो ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। इसी तरीके से N2, N2 हो गया हमारा, और इसी तरीके से S8, S8 सल्फर जो हमारा एक एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सल्फर के 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 8 एटम सल्फर के मिला के सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनता है।
अब इनकी एटॉमिसिटी देख लेते हैं एक बार। इसकी एटॉमिसिटी हमें दिख रहा है 2 एटम्स प्रेजेंट है तो 2 हो गई। इसकी एटॉमिसिटी हमें दिख रहा है 2 एटम्स है तो इसकी भी 2, इसकी भी 2 हो गई। यहाँ पे 8 एटम्स प्रेजेंट है तो इसकी 8 हो गई एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे हम एटॉमिसिटी को भी हमने इनकी देख लिया, किस तरीके से इनकी एटॉमिसिटी है, और मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट भी देख लिया। एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, उसी के एटम्स प्रेजेंट होंगे कितने, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, और उनका ग्रुप फॉर्म होगा, केमिकली कंबाइंड होंगे, तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। जो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी मॉलिक्यूल की, वो बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल को डिफाइन किस तरीके से किया गया है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। इसी तरीके से मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड भी होता है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कई टाइप के, कई अलग अलग एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि H2O, H2O में हमारे 2 एलिमेंट आ गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो H2O क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो इसको आप चाहे तो खुद भी लिख लें, लिख लीजिए आप इसको। इसको लिखो किस तरीके से, जिस तरीके से मैं अभी ये डेफिनेशन लिखवाई थी। अ ग्रुप ऑफ एटम्स, अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms, a group of 2 or more atoms of different elements combined chemically together, form molecule of a compound, molecule of a compound। और इसके एग्जांपल हो गए हमारे H2O, CO2, NH3, अमोनिया। NH3 जो होता है अमोनिया का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गए हमारे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो हमने जैसे एटॉमिक मास पढ़ा था, एक एटम के मास को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट में उसका रिलेटिव मास होता है, जिससे कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 से उसको कंपेयर करते हैं, तब हम उसका मास बताते हैं। तो अब एटॉमिक मास हमने डिस्कस कर लिया, तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। यहां पे एक नया टर्म आता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, the sum of masses of all atoms ब्रैकेट में लिख देता हूं, इन AMU एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास of that molecule। The sum of masses of all atoms in atomic mass unit of a molecule। यहां पे इस लाइन को और ऐड कर लीजिएगा, यहां पे इससे पहले और ब्रैकेट के बाद। द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल को लिया और उसके एटम्स का हमने मास लेना है, किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास यूनिट में हमने उस मॉलिक्यूल के एटम्स का मास देखा और उनका ऐड कर दिया, तो वो क्या बनेगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल H2O, H2O में अब हम देखते हैं, यहाँ पे दो एटम्स, हम दो एलिमेंट दिख रहे हैं, दो एटम्स दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के। वैसे तो 3 एटम है, लेकिन टाइप की बात करें तो 2 टाइप के एटम है, एक तो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम, अब यहाँ पे 3 एटम है, तीनों का मास हम ऐड कर देते हैं। तो हाइड्रोजन का हमने मास देखा था, हाइड्रोजन का मास हमारा कितना था, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ऑक्सीजन का मास हमारा कितना था, ऑक्सीजन का था हमारा 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो अब यहाँ पे इनको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 प्लस हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे एक और एटम प्रेजेंट है, यानी डबल हो गया हाइड्रोजन का मास। 2 एटम प्रेजेंट है तो दोनों का मास का सम करना पड़ेगा हमको। तो अब हाइड्रोजन हो गया प्लस हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ऑक्सीजन का हमारा है 16 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 16। तो अब अगर हम इनको ऐड कर दें तो 18 एटॉमिक मास यूनिट। तो वाटर का जो हमारा H2O मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हमारा, 18 यूनिट। H2O के हमारे मॉलिक्यूलर मास होता है 18 यूनिट। हमने क्या किया, उसके एटम्स के मास का सम कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, CO2, C और O2। अब यहाँ पे एक कार्बन एटम है हमारे पास और 2 हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। तो कार्बन एटम का मास हमारा, हमको पता है 12 एटॉमिक मास यूनिट्स होता है, और ऑक्सीजन का हमारा जो मास होता है वो होता है हमारा 16 यूनिट्स। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमको CO2 का। तो निकालते हैं, कार्बन का हमें पता है 12 होता है,
तो 12 हमने लिख लिया। एटॉमिक मास यूनिट में लेना है ये हमको प्लस। ऑक्सीजन का हमें कितना चाहिए, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 लिखा। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट है तो दोनों का मास हमें अलग अलग ऐड करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसा कर लें 16 into 2 कर दें, तो बात तो वही है। तो ऑक्सीजन का ये एक एटम हो गया और ऑक्सीजन का दूसरा एटम ये हो गया, ये हमारा कार्बन एटम, ये हमारा ऑक्सीजन और ये हमारा ऑक्सीजन CO2। ऑक्सीजन के 2 हैं तो इस तरीके से अगर हम इनको ऐड कर दें तो कितना हो गया 16 + 16 32, 32 + 12 44, 44 एटॉमिक मास यूनिट्स हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास है किसका, CO2 जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका। तो मॉलिक्यूलर मास में हमको क्या करना है, उस मॉलिक्यूल के सारे एटम्स के मास का हमें सम कर देना है, और मास किसमें होगा, एटॉमिक मास यूनिट में। तो इस तरीके से हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक और टॉपिक बचता है जो कि हमारा केमिकल फॉर्मूले ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के केमिकल फॉर्मूले। तो उस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी इसमें आगे पढ़ेंगे उसको जब हम आयंस के बारे में समझ लेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे आयंस के बारे में, तब हम समझ पाएंगे केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तभी उस फॉर्मूले उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, केमिकल फॉर्मूले को, केमिकल फॉर्मूले होते क्या है, बनाते किस तरीके से। इससे अगले वीडियो में हम जानेंगे आयंस के बारे में, आयंस कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं।